नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ वीएलसी में। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ राजवंश के टॉप 100 PYQs। इस क्लास के अंदर जो है आपको 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको पूछे जा सकते हैं। तो लीजिए, क्लास की शुरुआत करने से पूर्व आपके लिए एक मोटिवेशन कोड कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं हीरो का बनता है और इतिहास घास के तिनकों का नहीं तीरों का बनता है, और जीवन रण संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दे इतिहास इन कायरों का नहीं सूरवीरों का बनता है। इतिहास इन कायरों का नहीं सूरवीरों का बनता है। बिल्कुल विद्यार्थियों, आज हम इन्हीं सूरवीरों को पढ़ने जा रहे हैं और वो सूरवीर है मेवाड़ राजघराने की। तो लीजिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो आपके सामने प्रश्नों की स्लाइड आ चुकी हैं। लीजिए, शुरुआत करते हैं क्लास की। मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना किसने की? पहला प्रश्न है कि मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बप्पा रावल, बी है गुहादित्य, ऑप्शन सी है शीलादित्य और ऑप्शन डी है महेंद्र द्वितीय। मेवाड़ के गुहिल राजवंश की जो है स्थापना किसने की? देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी गुहादित्य। गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने 551 ईस्वी में गुहिल राजवंश की मेवाड़ में नींव डाली थी। 551 ईस्वी में। कब? 551 ईस्वी में। इसलिए गुहादित्य को मेवाड़ का आदि पुरुष भी कहते हैं या कहा जाता है। गुहादित्य को मेवाड़ का आदि पुरुष भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेवाड़ के इस गुहिल वंश का वास्तविक जो संस्थापक है वो जो है बप्पा रावल को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। और नॉर्मल आपको संस्थापक पूछे तो वो है आपके गुहादित्य। ठीक है, आगे अगला प्रश्न। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि बप्पा रावल जो है इनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए कालभोज, ऑप्शन बी मालभोज, ऑप्शन सी भोजराज और ऑप्शन डी खुमान। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। बप्पा रावल जो है इनका जो मूल नाम था वो था कालभोज। कालभोज इनका क्या नाम था? मूल नाम था। ये मूल नाम इनका कालभोज था। ठीक है, और बप्पा रावल जो नाम है, नाम की जो उपाधि है, बप्पा रावल नाम की उपाधि जो है वो इनके गुरु थे हारित ऋषि। इनके गुरु कौन थे? हारित ऋषि। उन्होंने इसे जो है बप्पा की उपाधि दी थी। हारित ऋषि, हारित ऋषि के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या हो गया? कालभोज। इनको जो उपाधि देने वाले कौन थे? इनके गुरु थे हारित ऋषि। ठीक है, जिनकी ये गायें चराते थे। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का गठन किसने किया? तो मेवाड़ में सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत वो किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी अलठ, अगला ऑप्शन है जेतर सिंह और अगला ऑप्शन है रतन सिंह। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा। मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की बात करें तो वो थे आपके ऑप्शन बी सही आंसर है अलठ। अलठ ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। अलठ का दूसरा नाम इन्हें आलू रावल भी कहा जाता था। आलू रावल। इन्होंने सबसे पहले मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, और इन्होंने ही आड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। मेवाड़ की दूसरी राजधानी जो आड़ को बनाने वाले कौन थे? वो अलट ही थे। आड़ को इन्होंने मेवाड़ की कौन सी राजधानी बनाया? दूसरी राजधानी। पहली राजधानी की बात करें तो वो थी नागदा और बनाने वाले थे बप्पा रावल। और दूसरी राजधानी आहाड़, बनाने वाले कौन? अलट। अ से आड़, अ से अलट, आपको याद रखना। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया? भूताला का जो युद्ध है 1227 ईस्वी में होता है राजसमंद के अंदर, राजसमंद में होता है।
किन के मध्य होता है? तो ऑप्शन ए है जेत्र सिंह और इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रतन सिंह और खिलजी, ऑप्शन सी है राणा सांगा और बाबर, और ऑप्शन डी है महाराणा कुंभा और अलाउद्दीन खिलजी। फटाफट से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध होता है, जिसमें जेत्र सिंह जीत जाते हैं और इल्तुतमिश जो है इस युद्ध को हार जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में इल्तुतमिश की सेना हार जाती है और भागती हुई सेना जो है नागदा को तहस नहस कर देती है। भागती हुई सेना, इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना है वो नागदा को क्या कर देती है? तहस नहस कर देते हैं, मतलब नागदा को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो ये मेवाड़ की राजधानी के लायक नहीं बचता है। तो इसके बाद जो जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया, मेवाड़ की तीसरी राजधानी जो है चित्तौड़ को बनाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से युद्ध के बाद में? भूताला के युद्ध के बाद में तीसरी राजधानी। पहली राजधानी नागदा थी जो बप्पा रावल ने बनाई, दूसरी आड़ थी जो अलट ने बनाई, और तीसरी राजधानी जो है चित्तौड़ वो जो है किसने बनाई? जेत्र सिंह ने बनाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन से युद्ध के बाद में? भूताला के युद्ध के बाद में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस वर्ष हुआ? तो शाखा का मतलब होता है जिसके अंदर केसरिया और जौहर दोनों होते हैं। ऐसी घटना जिसमें केसरिया और जौहर एक साथ होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शाखा। तो चित्तौड़ का पहला शाखा जो किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1301 ईस्वी, ऑप्शन बी 1303 ईस्वी, ऑप्शन सी 1305 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1534 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। तो इसमें रावल रतन सिंह जी जो है, रावल रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में रावल रतन सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीत जाते हैं। और इस युद्ध में जो जौहर है वो रतन सिंह जी की पत्नी पद्मिनी ने जौहर किया। इनकी जो रानी थी पद्मिनी, उन्होंने इस साके के अंदर क्या किया? जौहर किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जौहर इन्होंने 1600 रानियों के साथ में किया। कितनी रानियों के साथ में? 1600 रानियों के साथ में इसमें जौहर किया था, ठीक है। और रावल रतन सिंह जी जो है इन्होंने केसरिया किया, मतलब ये लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस शासक को दी गई है? विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस शासक को दी गई है? तो ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है राणा हमीर, और ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। इसका सही आंसर होगा, विषम घाटी पंचानन की उपाधि पूछा आपसे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा हमीर को ये उपाधि दी गई। किसको दी गई? राणा हमीर को ये उपाधि दी गई। तो ये उपाधि जो है, इसका जो जिक्र जो है महाराणा कुंभा की एक प्रशस्ति है, महाराणा कुंभा की एक प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इस उपाधि का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है विकट परिस्थितियों में शेर के समान। विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है कि विकट परिस्थितियों में ये शेर के समान हो जाते हैं। विकट परिस्थितियों में शेर के समान, विकट परिस्थितियों में शेर के समान, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रिपीट कर देता हूँ, विषम घाटी पंचानन की उपाधि जो है किसे दी गई? राणा हमीर को दी गई, जिसका उल्लेख इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में है, जिसका सही अर्थ क्या है? तो विकट परिस्थितियों में शेर के समान होना, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
मेवाड़ के किस शासक के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ? पिछोला झील का निर्माण जो है किस शासक के काल में हुआ था? राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा हमीर। फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा लाखा के समय। लाखा के समय जो है पिछोला झील का निर्माण हुआ। इस पिछोला झील का जो निर्माण है एक लक्खी बंजारे ने, किसने? लक्खी बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में, लक्खी बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में करवाया था, बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया। किसने? लक्खी बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और पिछोला झील एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है भाई? मीठा पानी की झील है। और जो कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर के अंदर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा राणा लाखा। अगला प्रश्न, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राणा लाखा, ऑप्शन बी कुंवर चुंडा, ऑप्शन सी राणा मोकल और ऑप्शन डी राव जोधा। तो इसका सही आंसर बताइएगा। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा को जो है राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। चुंडा ने अपने पिता लाखा के विवाह के लिए मेवाड़ की गद्दी त्यागने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, इसलिए चुंडा को जो है राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी, सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी में हुआ था, किन के बीच हुआ था? फटाफट से इसका आंसर बताना है। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच, ऑप्शन बी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन सी प्रताप और अकबर के बीच और ऑप्शन डी कुंभा और कुतुबुद्दीन के बीच। सारंगपुर का युद्ध जो है वो किसके बीच होता है ये आपको बताना है। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा कुंभा जीत जाते हैं और खिलजी इस युद्ध को हार जाते हैं। और इस युद्ध के उपरांत ही महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियां है? अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियां? ऑप्शन ए राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप और राज सिंह। फटाफट से इसका आंसर बताइए। अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राणा कुंभा को जो है अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान की उपाधियां दी गई। मुस्लिम शासक इन्हें हिंदू सुल्तान कहते थे, मतलब मुस्लिम शासकों के द्वारा ये उपाधि दी गई। मुस्लिम शासकों द्वारा, मुस्लिम शासकों द्वारा किसकी उपाधि दी गई? हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। और अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया? ये संगीत के ज्ञाता थे। संगीत के क्या थे? संगीत के ज्ञाता थे, इसलिए इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। संगीत के ज्ञाता होने के कारण इनको ये उपाधि मिली अभिनव भट्टाचार्य की। ठीक है, अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी आर्किटेक्ट जो है वो कौन था? ऑप्शन ए है जेता, अगला ऑप्शन है मंडन, नाथा और अत्री। फटाफट से इसका आंसर बताइए। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडन। मंडन ये महाराणा कुंभा का वास्तविक, महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था। ध्यान रखना, कुंभा का प्रमुख शिल्पी था ये, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ एक परकोटा है जो 36 किलोमीटर है,
जिसे भारत की सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, मंडन। अगला प्रश्न, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ की आंख, ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी अचलगढ़, ऑप्शन सी कटारगढ़ और ऑप्शन डी कुंभलगढ़। फटाफट से इसका आंसर बताइए, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटारगढ़। कटारगढ़ जो है, कटारगढ़ जो दुर्ग है वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर दुर्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ के अंदर एक दुर्ग है, कुंभलगढ़ के भीतर है, तो ये लिखेंगे अपन कुंभलगढ़ का अंतः दुर्ग है। ये कुंभलगढ़ के अंदर ही है, अंतः दुर्ग है। दुर्ग के अंदर जो दुर्ग होता है उसे कौन सा दुर्ग कहेंगे? अंतः दुर्ग है। जो कुंभा का क्या था? निवास स्थान था। जो कुंभा का क्या था? कुंभा का निवास स्थान था। और यहाँ से जो कुंभा है पूरे मेवाड़ पर नजर रख सकता था, इसलिए जो है इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। ध्यान रखना, कौन से जिले में? राजसमंद जिले के अंदर। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया, किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए बाबर और लोधी, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी हुमायूं और शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर और प्रताप। तो इसका फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, तो ये लड़ा गया आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर इस युद्ध को जीत जाते हैं। ये जो खानवा का युद्ध है ये भरतपुर के अंदर हुआ था। भरतपुर में एक जगह है खानवा का मैदान, भरतपुर, वहां ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें जो है खानवा के इस युद्ध में जो है राणा सांगा हार जाते हैं, बाबर जीत जाते हैं। और इस युद्ध को बाबर कौन सी पद्धति से जीतता है? तो तुलुगमा पद्धति से जीतता है। कौन सी पद्धति से जीतता है? तुलुगमा पद्धति से इस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किस शासक को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? किस शासक को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा हमीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिकों का भग्नावशेष में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके राणा सांगा। राणा सांगा को जो है सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे भाई? राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। 80 घाव, कितने घाव थे? 80 घाव। तो 80 घाव होने के कारण जो है सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। और ये उपाधि जो है कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। ये उपाधि किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है ये उपाधि दी गई कि सैनिकों का भग्नावशेष कौन थे? राणा सांगा, जिनके शरीर के ऊपर 80 घाव थे, फिर भी जो है मरने से नहीं डर रहे थे। अगला प्रश्न, पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई? पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई? ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी उदय सिंह, ऑप्शन सी विक्रम सिंह, ऑप्शन डी रतन सिंह। तो पन्नाधाई ने दासी पुत्र बनवीर से जो है, दासी पुत्र उस समय कौन था? बनवीर था। बनवीर के सामने अपना पुत्र चंदन रख दिया था और किसकी जान बचाई? उदय सिंह जी की जान बचाई थी। किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह जी की जान बचाई और अपने पुत्र चंदन का क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। ये आपको ध्यान रखना है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर जो है उदय सिंह जी की जान बचाती है पन्नाधाई। अगला प्रश्न, उदयपुर शहर की स्थापना कब की गई? उदयपुर शहर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1555 ईस्वी, ऑप्शन बी 1559 ईस्वी, ऑप्शन सी 1567 ईस्वी और ऑप्शन डी 1572 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1559 ईस्वी। 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की स्थापना जो है महाराणा उदय सिंह जी ने की।
किसने की? महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर बसाया गया और साथ ही साथ उदयपुर में इन्होंने उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। कौन सी झील का निर्माण? उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया था। उदय सागर झील जो है एक मीठे पानी की झील है। कौन से पानी की झील है? मीठा पानी जो है वो है, तो मीठे पानी की झील उदय सागर झील। इसका निर्माण, उदयपुर शहर का निर्माण जो है उदय सिंह जी ने ही किया। कब किया? 1559 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शन बी राजपूतों में फूट डालना, ऑप्शन सी साम्राज्य विस्तार करना, ऑप्शन डी मान सिंह को खुश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, अर्थात प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? देखिए विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, जिसमें इस युद्ध की बात करें तो कई ग्रंथों में ये कहा गया कि ये युद्ध जो है अनिर्णायक रहा और कई में ये कहा गया कि महाराणा प्रताप इसमें पराजित हो गए थे। ठीक है, तो इसमें खमनोर का युद्ध जो है हल्दी घाटी को ये संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही ऑप्शन है आपके सामने कर्नल टोड, बदायूनी, अबुल फजल और गोपीनाथ शर्मा। फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। खमनोर का युद्ध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल ने जो है इसे खमनोर का युद्ध का। जबकि बदायूनी की बात करें तो बदायूनी जो है इस युद्ध को क्या कहते हैं? इस युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहते हैं। बदायूनी इस युद्ध को क्या कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध ये गोकुंदा का युद्ध था, गोकुंदा का युद्ध। अबुल फजल क्या कहते हैं? ये खमनोर का युद्ध था, खमनोर का युद्ध। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने भी इस युद्ध के बारे में कहा, तो इन्होंने मेवाड़ हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। मेवाड़ की थर्मोपोली इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है धर्म युद्ध। ठीक है, तो ये संज्ञा कर्नल टोड ने दी। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने कहा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? ऑप्शन ए हल्दी घाटी के युद्ध को, ऑप्शन बी दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को और खातोली के युद्ध को। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ का मैराथन जो है दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, जो 1582 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1582 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, और ये जो मेवाड़ का मैराथन ये किसने कहा? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ठीक है, दिवेर के युद्ध को। ठीक, 1582 में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ। महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर की सेना के मध्य, और अकबर की सेना जो है इस युद्ध में हार जाती है और महाराणा प्रताप की जो सेना इस युद्ध में जीत जाती है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से जो है मेन कर्तमकर्ता जो होते हैं वो अमर सिंह जी होते हैं, इनके बेटे होते हैं। ठीक है, और अकबर की सेना से शाहबाज का। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है वो कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है गोकुंदा, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी चावंड, ऑप्शन डी चित्तौड़। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावंड। चावंड जो है इनकी संकटकालीन राजधानी थी और इन्होंने अपनी ये राजधानी जो है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद इसे अपनी राजधानी बना लिया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद
कौन से युद्ध के बाद? हल्दी घाटी युद्ध के बाद। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी जो किसे बनाया? चावंड को बनाया। किसे बनाया? चावंड को बनाया था, ठीक है। और ये जो है चावंड को बनाया था, जो 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक ये मेवाड़ की राजधानी रही, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मेवाड़ मुगल संधि जो 1615 ईस्वी में हुई, किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह जी प्रथम, महाराणा करण सिंह जी और महाराणा जगत सिंह जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय जो है मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, जो 1615 में हुई। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में ये संधि होती है, ठीक है। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में किसके मध्य होती है? अमर सिंह जी, मेवाड़ की तरफ तो थे अमर सिंह जी और मुगलों की तरफ से थे जहांगीर के मध्य, अमर सिंह और जहांगीर के बीच में ये संधि होती है, ठीक है। इसके बाद जो मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो संघर्ष चला आ रहा था वो समाप्त हो गया था, ठीक। अगला प्रश्न, विजय कटकातु की उपाधि मेवाड़ के किस शासक ने धारण की? विजय कटकातु की उपाधि, विजय कटकातु की उपाधि ऑप्शन ए महाराणा सांगा, राणा कुंभा, राणा राज सिंह और राणा जय सिंह। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, विजय कटकातु की उपाधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराणा राज सिंह जी को जो है विजय कटकातु की उपाधि धारण की, ठीक है। अगला प्रश्न, अहाड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम गोयल शासक कौन था? मैं पिछले प्रश्नों के अंदर बता चुका हूं। अहाड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम गोयल शासक ऑप्शन ए बप्पा रावल, बी अल्लट, सी जैत्र सिंह और डी हमीर। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लट अर्थात आलू रावल। आड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी जो थी मेवाड़ की प्रथम राजधानी वो थी नागदा, जो बप्पा रावल ने बनाई। और मेवाड़ की तीसरी राजधानी की बात करें तो वो जैत्र सिंह जी ने बनाई, किसे? चित्तौड़ को बनाया। और मेवाड़ की चौथी राजधानी की मैं बात करूं तो वो चावंड थी, और चावंड को बनाने वाले कौन थे? तो वो थे महाराणा प्रताप, ठीक है। आगे अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक के समय में हुरडा सम्मेलन 1734 जो हुआ था वो आयोजित हुआ? किस मेवाड़ शासक? ऑप्शन ए सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय और महाराणा राज सिंह। हुरडा सम्मेलन की बात हो रही है। हुरडा सम्मेलन की बात करूं तो ये हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है। कब होता है? 17 जुलाई 1734 को होता है। कहाँ होता है? तो एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर, हुरडा भीलवाड़ा, वहाँ पर ये सम्मेलन होता है, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता जो है मेवाड़ के महाराणा ही करते हैं, और वो थे आपके महाराणा जगत सिंह जी। कौन थे? महाराणा जगत सिंह जी ने जो है इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। जगत सिंह जी द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं को एकजुट करने के लिए भीलवाड़ा के अंदर जो हुरडा स्थान है वहाँ पर ये सम्मेलन होता है, जिसमें जगत सिंह द्वितीय जो है इस सम्मेलन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कान्हा व्यास, ऑप्शन बी रणछोड़ भट्ट तेलंग, ऑप्शन सी मंडन और ऑप्शन डी महेश भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है इन्होंने राज प्रशस्ति महाकाव्य की क्या की? रचना की थी। ये जो राज प्रशस्ति है वो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है ये, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है ये, ध्यान रखना आप, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक। जो राजसमंद झील है उसकी पाल पर बनाया गया है, जो 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषाओं के अंदर है। राजसमंद झील के किनारे पर ये उत्कीर्ण है, तो ये याद रखना। जिसमें 1917 श्लोक जो है उत्कीर्ण है। कितने श्लोक? 1917 श्लोक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी।
तो राज प्रशस्ति, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये तैयार किसने करवाई? तो महाराणा राज सिंह जी ने तैयार करवाई। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का दूसरा साका 1535 ईस्वी में जो होता है किसके आक्रमण के समय हुआ? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहादुर शाह गुजरात और ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। चित्तौड़ का दूसरा शाखा जो है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा जो है किसके आक्रमण के समय हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब यहाँ आक्रमण कर दिया था उस समय जो है रानी कर्मावती ने क्या किया? जोहर किया था। किसने जोहर किया? रानी कर्मावती ने इस युद्ध में जोहर किया था। ठीक है, और इस युद्ध में जो केसरिया जो है रावत बाघ सिंह जी ने किया। केसरिया किसने किया? रावत बाघ सिंह जी ने जो है, बाघ सिंह जी, रावत बाघ सिंह जी ने केसरिया किया, कर्मावती ने जोर किया। ठीक है, शासक कौन था गुजरात का? बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह ने 1535 के अंदर जो है यहाँ पर चित्तौड़ पर क्या कर दिया? हमला कर दिया था। उस समय ये दूसरा शाखा हुआ चित्तौड़ का। अगला प्रश्न, वागीश्वरी के नाम से मेवाड़ की किस राजकुमारी को जाना जाता है? वागीश्वरी के नाम से मेवाड़ की किस राजकुमारी को जाना जाता है? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी, ऑप्शन बी रमाबाई, ऑप्शन सी कृष्णा कुमारी, ऑप्शन डी कर्मावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रमाबाई। रमाबाई जो है महाराणा कुंभा की बेटी थी, महाराणा कुंभा की ये बेटी थी। कौन थी? रमाबाई, कुंभा की बेटी थी, ध्यान रखना रमाबाई। इन्हें वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ये संगीत में बहुत ही निपुण थी। किसमें निपुण थी भाई? ये संगीत में बहुत ही निपुण थी, इसलिए इन्हें वागीश्वरी कहा गया। संगीत में ये निपुण थी। ठीक, अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप के हाथी थे उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी राम प्रसाद, ऑप्शन सी मर्दाना, ऑप्शन डी गजमुक्त। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप का हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। इसने इस युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी, और जब बाद में जब युद्ध अकबर के पक्ष में ये युद्ध चला गया तो उस समय इस हाथी को पकड़ लिया अकबर के द्वारा, अकबर की सेना के द्वारा, और इसका नाम बदलकर जो है अकबर ने इसका नाम बदल क्या रख दिया था? अकबर ने इसका नाम जो है पीर प्रसाद कर दिया था। अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया था? पीर प्रसाद रख दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, धाई बाई की उपाधि किसे दी जाती है? ऑप्शन ए मंत्रियों को, ऑप्शन बी पन्नादाई के वंशजों को, सेनापतियों को और राजपूत सामंतों को। तो इसमें धाई बाई की पन्नादाई के जो वंशज थे उनको ये उपाधि दी गई। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में जो तुलजा भवानी मंदिर है उसका निर्माण राणा सांगा, बनवीर, राणा कुंभा और उदय सिंह जी। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनवीर ने, दासी पुत्र बनवीर ने जो है तुलजा भवानी मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि दासी पुत्र बनवीर ने अपने वजन के बराबर स्वर्ण दान करके जो है चित्तौड़ के दुर्ग में इस तुलजा भवानी मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। तो याद रखना आपको, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने। कौन से दुर्ग में है ये मंदिर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न 31वां है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह उत्सव के रूप में कहाँ मनाया गया? उत्सव का मतलब हो गया, मतलब विधिवत रूप से उनका सही जो राज्याभिषेक हुआ वो कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गोगुंदा, बी कुंभलगढ़, सी चावंड और डी चित्तौड़गढ़। तो प्रताप का जो पहला राज्याभिषेक है, मतलब अस्थायी राज्याभिषेक, तो गोगुंदा में हुआ। अस्थायी राज्याभिषेक, अस्थायी राज्याभिषेक तो इनका कहाँ हुआ? गोगुंदा में हुआ। और इनका स्थायी जो राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ में हुआ। स्थायी राज्याभिषेक, उत्सव मनाकर राज्याभिषेक, वो कहाँ हुआ? तो वो इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, संगीत राज ग्रंथ कितने भागों में
मतलब कितने कोषों में विभक्त है संगीत राज ग्रंथ? संगीत राज ग्रंथ जो है वो कितने कोषों में विभक्त है? तो ये संगीत राज जो है इसकी रचना महाराणा कुंभा ने की थी। कुंभा का ये ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? कुंभा का। और उन्होंने कितने भागों में इसको विभक्त किया था? तो ऑप्शन बी 5 भागों में जो है उन्होंने इसे विभक्त किया था। 5 भाग कौन कौन से थे? एक तो था पाठ्य, याद रखना, एक तो था पाठ्य, दूसरा था गीत, तीसरा था वाद्य, पाठ्य, गीत, वाद्य, और चौथा था नृत्य, और 5वां कोष था रस। तो ये 5 कोष थे, याद रखना, पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य और रस। तो ये संगीत राज के 5 कोष थे, 5 भाग थे कुंभा के द्वारा रचित। तो ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृष्णा कुमारी विवाद जो 1810 ईस्वी में होता है किस रियासत से संबंधित था? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो कृष्णा कुमारी विवाद जो है मेवाड़ रियासत से संबंधित था। किससे संबंधित था? मेवाड़ रियासत से संबंधित था। अगला प्रश्न, चंपानेर की संधि जो है 1456 ईस्वी में होती है का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए मुगलों को हराना, ऑप्शन बी राणा कुंभा को पराजित करना, ऑप्शन सी मारवाड़ पर कब्जा करना, और ऑप्शन डी व्यापार बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा को पराजित करना। मालवा के जो महमूद खिलजी थे, मालवा का तो महमूद खिलजी, मालवा का कौन? महमूद खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी, और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का कौन? कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों ने मिलकर जो है चंपानेर की संधि की थी, और उन्होंने ये कहा कि भाई मेवाड़ को जीत लेंगे और मेवाड़ राज्य को अपना आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन इन्होंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। ठीक है, तो कुंभा को हराने के लिए इन्होंने संयुक्त सेना बनाई, लेकिन इनके सपने चकनाचूर हो गए। तो ऑप्शन बी जो है राणा कुंभा को पराजित करना था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था? ऑप्शन ए जय सिंह, राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय और जगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज सिंह जी ने जो है जजिया कर का क्या किया था? विरोध किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई? राणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई? घानवा, मांडलगढ़, बसवा और कालपी। राणा सांगा की मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु जो है कालपी के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? कालपी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको इलाज के लिए जो है जहाँ लाया गया था वो गांव था बसवा। यहाँ देखो, यहाँ मृत्यु हुई कालपी में, तो राणा सांगा की क्या हुई? मृत्यु हुई। इलाज के लिए इन्हें कहाँ लाया गया? बसवा लाया गया। कहाँ लाया गया? बसवा लाया गया। और इनका जो अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका अंतिम संस्कार हुआ। यहाँ जो है इनका क्या हुआ? अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ, इसलिए यहाँ पर इनकी क्या बनी हुई? महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए जो अपना सही आंसर होगा कालपी, क्योंकि मृत्यु का पूछा तो मृत्यु कहाँ हुई? कालपी के अंदर हुई। ठीक है, और खानवा में कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है 1527 में, जिसमें बाबर जीतता है। अगला प्रश्न, आवड़ बावड़ की संधि जो 1453 ईस्वी में होती है किन के बीच हुई थी? आवड़ बावड़ की संधि सांगा और लोधी के मध्य, कुंभा और राव जोधा के मध्य, प्रताप और मानसिंह के मध्य, और हमीर और खिलजी के मध्य। आवड़ बावड़ की संधि जो बतानी है आपको, ये किसके मध्य हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंभा और राव जोधा के मध्य ये संधि हुई थी। कब हुई? 1453 के अंदर हुई। इस संधि के द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया कि भाई मेवाड़, इधर वाला जो मेवाड़ होगा और इधर वाला क्या होगा? मारवाड़। इनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया। एक तो बात ये, ठीक है, और दूसरी बात, दोनों राज्यों के बीच में जो पुरानी शत्रुता थी वो भी क्या हो गई? समाप्त हो गई थी। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, कुंभा और राव जोधा के मध्य ये संधि हुई। अगला प्रश्न,
महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? अंतिम सैन्य अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने कौन सा भेजा? ऑप्शन ए शाहबाज का अभियान, अगला जगन्नाथ कछवा अभियान जो 1534 में था, मानसिंह अभियान और अब्दुल रहीम खाने खाना अभियान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जगन्नाथ कछवा अभियान। इस अभियान के बाद जो है इन्होंने अकबर ने जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान भेजना बंद कर दिया था, क्योंकि वो परेशान हो गए थे और महाराणा प्रताप से जीत नहीं सके। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ जो जैन स्तंभ है की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन 122 फीट, 75 फीट, 50 फीट और 100 फीट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 75 फीट है। कितनी है? 75 फीट ऊंचाई है। 7 मंजिला स्तंभ है। कितने मंजिला स्तंभ है? 7 मंजिला स्तंभ है, ध्यान रखना 7 मंजिला स्तंभ है ये। कितना फीट ऊंचा है? 75 फीट ऊंचा है ये, 75 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना आपको इसको। और ये जो है बगेरवाल नाम का जैन जिजाग था, बगेरवाल जैन जिजाग, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया था। बगेरवाल जैन जिजाग ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव, आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव को समर्पित है, ऋषभ देव को समर्पित है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, राणा कुंभा द्वारा निर्मित सर्वाधिक दुर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है? कुंभा ने जो है अकेले कुंभा ने कितने दुर्ग बनाए? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 84 और ऑप्शन डी 50। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित सर्वाधिक दुर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 दुर्ग। कितने दुर्ग? 32 दुर्ग। देखिए, कवि राजा हुए थे श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास जी ने अपने ग्रंथ श्यामल दास जी का ग्रंथ था वीर विनोद। वीर विनोद एक ग्रंथ था। उस वीर विनोद ग्रंथ के अंदर जो है उन्होंने बताया कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, आगे की क्लास मित्रों अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद। आओ आओ।